हेलो एवरीवन। कल हमारा एक पॉइंट छूट गया था स्टैटिक ब्लॉक का। उसको हम आज देखेंगे। स्टैटिक ब्लॉक क्या होता है? स्टैटिक ब्लॉक बहुत छोटा सा पॉइंट है। इसमें क्या होता है कि हमारा अगर क्लास के बाद अगर कोई स्टैटिक ब्लॉक लिखा हुआ है और हमारा मेन भी लिखा हुआ है उसके बाद, तो जो पहली प्रेफरेंस होती है वो हमको मिलती है स्टैटिक ब्लॉक को। पहले हमारा ये एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद ही ये एग्जीक्यूट होगा। इसके पीछे रीज़न क्या है कि स्टैटिक जो होता है वो एक बार ही लोड होता है मेमोरी में और वो उसी टाइम एग्जीक्यूट हो जाता है। इसको ना हम बाद में कॉल कर सकते हैं, ना बाद में इसको हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ये क्लास के टाइम पे ही, जैसे क्लास रन करना स्टार्ट करेगा जेवीएम, ये पहले ही इसको एग्जीक्यूट करके इसको इसका काम खत्म कर देगी। और रही बात मेन की, मेन हमारा मेथड है, ये जब भी हम इसको चाहें तब हम उसको कॉल करके एग्जीक्यूट करा सकते हैं। कल ये पॉइंट रह गया छोटा सा, इसको हमने आज कवर कर लिया। आज हम बात करते हैं स्टैटिक मेथड के बारे में। स्टैटिक मेथड क्या होता है? A static method can call inside the same class by using the class reference or directly by the class the method name. A simple सा एग्जांपल अगर हम देखें तो ये है, हमारा एक स्टैटिक मेथड है टेस्ट। इसको हमने क्या किया है कि मेन के अंदर या तो हम डायरेक्ट कॉल कर लें या फिर हम फ्रूट डॉट टेस्ट करें। दोनों का एग्जीक्यूशन क्या होगा? यही होगा। दिस इज अ टेस्ट मेथड। दूसरा पॉइंट ये है, inside any other class a static method call by its reference। तो ये हमारा एक दूसरा क्लास है, एप्पल का क्लास है, एप्पल का। इसमें हमने टेस्ट को कैसे कॉल किया है? क्लास के रेफरेंस पे। फ्रूट हमारा क्या है? क्लास है, ये है। और टेस्ट क्या है? हमारा स्टैटिक मेथड है। तो हमने क्या किया है? फ्रूट डॉट टेस्ट, मतलब क्लास का नेम डॉट स्टैटिक मेथड। इस तरीके से हमने इसको क्या किया? कॉल किया है। ये तरीका है कॉल करने का स्टैटिक मेथड को। ये जब अपने क्लास में होगा जिसमें ये डिक्लेयर है या फिर डिफाइन है, उसमें हम या तो उसके नाम से ही कॉल कर सकते हैं या तो हम चाहें तो क्लास का रेफरेंस देके कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको यही किसी और मेथड के अंदर या फिर किसी और क्लास के अंदर करना है, तो हम क्या करेंगे? हम ये चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हम उसका क्लास का नेम पहले डालेंगे, उसके बाद हम डालेंगे मेथड का नाम। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं नॉन स्टैटिक मेथड की। अ नॉन स्टैटिक मेथड कैन बी कॉल्ड इनसाइड अ सेम क्लास और इनसाइड बाय एनी अदर क्लास बाय द ऑब्जेक्ट रेफरेंस। तो इसका मतलब ये है कि जैसे हमारा कोई नॉन स्टैटिक मेथड होगा, जैसे कि यहाँ पे है डेमो। डेमो क्या है? डेमो के आगे पीछे डेमो जहाँ लिखा गया वहां पे ना कोई स्टैटिक कीवर्ड का कोई यूज नहीं किया गया है, तो इसका मतलब ये स्टैटिक मेथड नहीं है। अगर ये स्टैटिक मेथड नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है ये नॉन स्टैटिक मेथड है। अब नॉन स्टैटिक मेथड क्या होता है कि चाहे वो अपने क्लास में ही क्यों ना रहे, वो अगर वो अपने क्लास में भी है तो उस पे ही तब भी हम क्या करेंगे? एक ऑब्जेक्ट द्वारा इसको कॉल करेंगे। इसको हम आगे देखेंगे कि एक्चुअली क्या होता है कि ये सारा हमारा हीप में क्रिएट होता है और हीप में डायरेक्ट हमको कोई भी एक्सेस नहीं मिलता है क्लास का कि हम डायरेक्ट क्या करें? हीप के मेंबर्स को कॉल कर लें। हमको एक तरीके से एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस की तरीका है, इसके तरीके से हम क्या करते हैं? हम किसी भी जो भी मेथड या फिर कोई वेरिएबल प्रेजेंट है इनसाइड है उसको हम कॉल करते हैं ऑब्जेक्ट रेफरेंस की तरह तरीके से। तो यहाँ पे जो रेफरेंस ऑब्जेक्ट का क्या है? वो F1 है। और डेमो कहाँ प्रेजेंट है? हमारा हीप के अंदर। तो हमने क्या किया? F1 ऑब्जेक्ट रेफरेंस डॉट डेमो जो मेथड है इसको हमने कॉल कर लिया। जब हम कॉल करेंगे तो फिर क्या होगा? ये एग्जीक्यूट होगा। इसको और समझने के लिए अच्छे से इसको हम देखते हैं कंपाइलर पे। कंपाइलर में जाने से पहले हम देखते हैं ये स्टैटिक ब्लॉक जो हमने कल छोड़ दिया, जो अभी हमने पढ़ा कुछ देर पहले, देखते हैं वो कैसे एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पहले जो है स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद हमारा मेन एग्जीक्यूट हुआ। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, वो छोटी चीज़ है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं कि फ्रूट वाले में जो हमने बात की अभी एक स्टैटिक और नॉन स्टैटिक की। तो जो हमारा पब्लिक ये स्टैटिक वाला है टेस्ट, तो इसको हमने कैसे कॉल किया है? पहले हमने क्या किया है कि हमने डायरेक्ट इसको टेस्ट से कॉल कर दिया है और फिर हमने क्लास के नेम के रेफरेंस से कॉल किया है। दूसरे में हमारा क्या है? एक नॉन स्टैटिक मेथड डेमो। इसको हमने क्या किया है? पहले हमने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है फ्रूट F1
न्यू फ्रूट, न्यू में जाके ये डेमो लोड हुआ होगा और F1 को एक्सेस मिला होगा। एक्चुअली ये ऐसे होता है, जैसे हमारा कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, जैसे हम न्यू कीवर्ड यूज करते हैं तो एक कंटेनर बनता है। इस कंटेनर के अंदर क्या होता है कि जो भी हमारा नॉन स्टैटिक मेथड है या फिर वेरिएबल्स है वो लोड होते हैं। तो डेमो यहाँ पे लोड हुआ होगा और F1 का इसको रेफरेंस मिला होगा। तो मतलब F1 डॉट करेंगे तो जैसे ही हम इसको डॉट लिखते हैं तो मतलब F1 डॉट, तो हम क्या करते हैं ये इसके अंदर आ जाते हैं और इसके अंदर जाके इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है इसकी बॉडी में उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वही यहाँ पे किया गया है। जैसे ही हमने किया है यहाँ पे F1 डॉट डेमो, तो उसने क्या किया कि डेमो के अंदर गया और क्या लिखा है इसके अंदर, जो स्टेटमेंट लिखी है उसको क्या किया इसने एग्जीक्यूट कर दिया और उसके बाद हमारा मेन क्या हो गया, एंड हो गया। ये ऐसे रन होगा। पहले हमारा मेन स्टार्ट हुआ, फिर हमारा टेस्ट कॉल है, एक तो मेथड सिग्नेचर से कॉल है, दूसरा क्लास के रेफरेंस से कॉल है, एग्जीक्यूट हुआ। फिर हमने बनाया न्यू कीवर्ड से एक ऑब्जेक्ट जिसको हमने रेफरेंस दी F1 की और F1 से हमने क्या कॉल किया, डेमो को कॉल किया। फिर हमने क्या किया, इसको एग्जीक्यूट कर दिया लास्ट पॉइंट को, लाइन नंबर 16 को, और हमने क्या किया अपना कोड खत्म कर दिया। अब बात करते हैं कि अगर यही चीज दूसरे क्लास में अगर कॉल हो, तो अगर हमने यहाँ पे एप्पल वाला देखा था, एप्पल वाले में क्या था कि हमने क्या किया था, एक फ्रूट डॉट टेस्ट बनाया था। इसमें हमने बना के हमने क्या किया था, हमारा जो टेस्ट मेथड है वो प्रेजेंट है फ्रूट वाली क्लास में, और टेस्ट क्या है हमारा स्टैटिक मेथड है। तो हमने पढ़ा है कि अगर कोई भी स्टैटिक मेथड होगा तो उसको क्या करेंगे, फ्रूट डॉट टेस्ट करेंगे। मतलब ये तो स्टैटिक है एकदम टेस्ट वाला, और फ्रूट क्या है हमारा क्लास का रेफरेंस है। तो हम फ्रूट डॉट टेस्ट करेंगे तो जो इसके अंदर लिखा होगा वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। रही बात नॉन स्टैटिक वाले की, तो नॉन स्टैटिक को सेम, चाहे वो अपने क्लास में हो चाहे वो किसी और क्लास में हो, हम तब तक उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए जब तक उसका हमारा हमारा रेफरेंस नहीं मिलेगा। तो F1 डॉट डेमो क्या हुआ, यहाँ पे इसका रेफरेंस मिला और हमने क्या किया, इसको एग्जीक्यूट कर दिया। इसको देखने के लिए हम कोड में आते हैं और आराम से समझते हैं इसको। तो ये है हमारी क्लास जो हमने बनाई है, और यहाँ पे हमने क्या किया है, टेस्ट मेथड को कॉल किया है बाय द नेम ऑफ रेफरेंस, क्लास रेफरेंस। बिना क्लास रेफरेंस की कॉल नहीं हो क्योंकि ये दूसरी क्लास में प्रेजेंट है और हम कॉल कर रहे हैं किसी और क्लास में, तो हमको क्लास रेफरेंस देना जरूरी है। और डेमो भी दूसरी क्लास में प्रेजेंट है, बट उसको हम चाह रहे हैं कि हम जो जिस क्लास में अभी हैं एप्पल वाली क्लास में, उसमें क्या करें, इसको एग्जीक्यूट कराएं। तो F1 डॉट डेमो किया हमने और इसको हम रन करते हैं अभी। जैसे ही इसको हमने रन किया तो पहले क्या हुआ कि मेन हमारा स्टार्ट हुआ क्योंकि एंट्री यहीं से है JVM की मेन से। फिर लाइन नंबर 5 एग्जीक्यूट हुआ। फिर 6 में क्या है, वो टेस्ट मेथड कॉल हुआ, टेस्ट में गया, वहां पे देखा उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, उसको एग्जीक्यूट किया और वापस टेस्ट पे आ गया। फिर हमारा लाइन नंबर 7 एग्जीक्यूट हुआ जहां हमारा क्या हुआ कि F1 लोड हुआ, डेमो लोड हुआ हमारे F1 में, और F1 को उसका रेफरेंस मिला। तो रेफरेंस मिलते ही लाइन नंबर 8 पे F1 डॉट डेमो हुआ। फिर ये डेमो मेथड के पास गया, उसमें जो लाइन जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ था उसको एग्जीक्यूट करके वापस ही आ गया, और फिर हमारा लास्ट में लाइन नंबर चल गया 9, और उसके बाद यहाँ पे इसने देखा है क्लोजिंग ब्रेसेस, तो यहाँ पे प्रोग्राम हो गया टर्मिनेट। तो ऐसे ही सारे जो होते हैं मेथड्स काम करते हैं। अब बात करते हैं मेन मेथड की। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। मेन इज ऑल्सो स्टैटिक मेथड। When we want to print some information, or when we want to output from the main, then we have pass only the string argument in it. इसका रीजन क्या है कि जो हमारा मेन है वो एक पैरामीटराइज फंक्शन है या फिर मेथड बोल सकते हैं, जहां पे ये फॉर्मेट, ये देखिए यहाँ पे लेता है ये स्ट्रिंग आर्गुमेंट, एक अरे के फॉर्म में लेता है, एक स्ट्रिंग अरे आर्गुमेंट आती है इसमें, और उसको हम नहीं एग्जीक्यूट करा सकते, उसको एग्जीक्यूट कौन कराता है, JVM। User are not able to call the main method, only JVM has a potential to call the main method and execute them। ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमारा मेन मेथड है वो है हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट, और स्टार्टिंग पॉइंट कोई भी यूजर के पास नहीं होता हैंडल करने के लिए, वो हमको मिलता वो हमेशा होता है किसी इंजन के पास, जहां से वो प्रोग्राम को रन करना शुरू करता है। क्योंकि जो मेन है वो
ऑल्टर होता है बाय जेवीएम ओनली, नॉट अ यूजर। सो इसीलिए क्या होता है कि जो हमारा जेवीएम है वही बस क्या कर सकता है, उसको एग्जीक्यूट करा सकता है और कोई नहीं। सो द एक क्वेश्चन होता है कि वाई मेन मेथड ऑलवेज हैज अ रिटर्न टाइप पब्लिक। आपने देखा होगा हम जब लिखते हैं तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो मेन का जो रिटर्न टाइप है वो क्या है, एक पब्लिक है। ऐसा क्यों? ऐसा ये होता है कि whenever there is a requirement to call a main method in anywhere in a program, so Debian will do that। तो इसका मतलब होता है कि जैसे ही कभी हमारा, हमने देखा गुजर पहले कि जैसे हमारा टेस्ट एग्जीक्यूट हुआ पहले, फिर हमारा क्या हुआ, फिर डेमो एग्जीक्यूट हुआ, तो जे फिर देखा उसने कि हमारा मेन मेथड अब एग्जीक्यूट होने वाला है, क्योंकि बाकी दो मेथड तो एग्जीक्यूट हो गए हमारे टेस्ट और डेमो, अब बचा कौन है, मेन। और मेन को एग्जीक्यूट कराने का काम किसका है, जेवीएम का। और अगर ये प्राइवेट होता तो जेवीएम को क्या करना पड़ता, फिर इसको एक्सेस प्रोवाइड करना पड़ता पब्लिक के थ्रू, फिर वापस क्या करता जेवीएम को जाके रन करता, इससे जेवीएम को रन करता। इसीलिए हम क्या करते हैं, अब मेन को हमेशा पब्लिक रखते हैं ताकि कभी भी और कहीं भी इसकी रिक्वायरमेंट हो रन करने के लिए तो जेवीएम आराम से कर सके। तो हम बात करते हैं, ये तो हमारे मेथड्स के बारे में बातें हो गई। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेथड के। सो मेथड क्या होते हैं, दो तरीके होते हैं। पहला होता है हमारा नो आर्गुमेंट मेथड, दूसरा होता है पैरामीटराइज मेथड। नो आर्गुमेंट का मतलब होता है कि जैसे ये, और जैसे कि हमने अभी देखा ऊपर टेस्ट, टेस्ट तो यहाँ भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, कोई वैल्यू नहीं दे पा रहे हैं, हम बस क्या कर रहे हैं, इसको कॉल कर रहे हैं सिंपल से, और इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है इस स्टेटमेंट उसको एग्जीक्यूट करा के इसको क्लोज कर देते हैं। इसके अंदर हम कोई वैल्यू पास नहीं कर सकते, अगर हम करना भी चाहें तो वो क्या दिखेगा, कंपाइलर एरर शो कर देगा। अब इस चीज को टैकल करने के लिए हमारे पास दूसरा मेथड है, कॉल अ पैरामीटराइज मेथड। इफ अ मेथड टेक अ डिफरेंट टाइप ऑफ द आर्गुमेंट देन इट इज नोन एज अ पैरामीटराइज। इसका मतलब क्या है कि हम जब भी चाहें और जितना भी चाहें आर्गुमेंट एक बार में हम किसी मेथड के अंदर पास कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन ये होती है कि इसको हम बोलते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट्स, और ये होता है हमारा एक्चुअल। तो एक तरीके से पता लग रहा है, फॉर्मल का मतलब वो होता है कि जो हम मेथड के अंदर जिस टाइप में हम लिखते हैं, मतलब जो हमारी अरेंजमेंट होती है हर एक पैरामीटर की, यहाँ पे इंट एक्स है, इंट वाई है, डबल जेड है, तो अगर हम चाहेंगे यहाँ पे अगर हम दे दें, अगर हम चाहें कि हम नहीं, मेरा मन कर रहा है कि पहले मैं डबल दे दूं 4.4 देन 1 देन 2, तरीका गलत है, क्योंकि इसमें एक सीक्वेंस फॉलो होता है कि जैसे अगर इसने लिखा है टेस्ट और 1 2 4.4, तरीका सही है क्योंकि पहले क्या है, दो स्टार्टिंग में इंट है उसके बाद डबल है। हम अगर ऐसा भी नहीं कर सकते, अगर हम चाहें 1 4.4 देन 2, ये तरीका भी क्या है, गलत है, क्योंकि ये तरीका नहीं है इसको लिखने का। अगर हमने देखा ये क्या पहले इसमें इसके लिए एक कॉन्सेप्ट आता है कंपाइलर बाइंडिंग। तो पहले क्या होता है, जैसे ही हमारा हमने तैयार करते हैं अपना ये मेथड, तुरंत क्या करता है कंपाइलर चेक करता है कि हाँ जिस तरीके से हम भेजने वाले हैं अपने आर्गुमेंट्स फ्रॉम अ मेन क्लास, क्या वही तरीका प्रेजेंट है मेथड में कि नहीं। अगर नहीं प्रेजेंट है तो वो देखेगा कंपाइलर एरर। तो ये द आर्गुमेंट which are provided value at a time of method designing known as formal argument, मतलब ये क्या है, हमारे फॉर्मल आर्गुमेंट्स है, और ये जब हम रन करने के टाइम पे जो हम उसको वैल्यू प्रोवाइड करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एक्चुअल आर्गुमेंट होते हैं। और हमने अभी कुछ देर पहले ही देखा कंपाइल बाइंडिंग क्या होती है, कि ड्यूरिंग अ मेथड कॉल एंड अ मेथड कैन बी मैच, then the compilation will be successful and it give the compile, it is known as a compile time binding। तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि हमने कुछ में यहाँ पे लिखा टेस्ट और हमने देखा int x int y और string s, तो ये हमारा क्या हुआ, वहाँ तैयार हुआ एक मेथड, इसके अंदर हमने कुछ लिखा होगा। फिर हम आते हैं ड्राइवर में, जहाँ पे हम इसको दे रहे हैं, इसको हम पास कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा 4, यहाँ पे लिखा 5 और यहाँ पे लिख दिया हमने 8। तो क्या करेगा, कंपाइलर जेबीएम को चेक करेगा कि हाँ इंट एक्स इंट से मिल रहा है, करेक्ट है, फिर ये भी इंट से मिल रहा है, करेक्ट है, और ये क्या कर रहा है, ए इससे स्ट्रिंग से मिल रहा है, करेक्ट है। अगर करेक्ट है तो इसके बाद ही क्या करेगा, जेबीएम इसको कंटिन्यू करेगा, और ये इंटरनली ही चेक कर लेता है जैसे ही हम इसको डिजाइन करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो ये रन टाइम पे चेक करता है,
जैसे ही हमने डिजाइन कर रहा है इसको, तुरंत क्या करेगा वो चेक करेगा, और तुरंत क्या करेगा वो शो करेगा अगर उस टाइम पे कुछ एरर हुआ। और इसको हम बोलते हैं, अगर इसमें कोई एरर आती है इसको हम बोलते हैं कंपाइल टाइम एरर। और अगर हम एक्सेप्शन की बात करें तो यहाँ पे आता है इन इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन। दो तरीके से हम इसको पता कर सकते हैं। एक रन टाइम पे कैसे पता होगा, इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन आएगा, दूसरा कंपाइल टाइम पे हमारा शो कर देगा कि ये कंपाइल टाइम एरर है, क्योंकि हमारा आर्गुमेंट क्या है, मिसमैच है। थैंक यू।